हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रैखिक समीकरणों का वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए उनका हल ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पूर्व में आपने कई विधियां पढ़ी, जैसे कि आलेखीय विधि। आलेखीय विधि भी आपने देखी कि आलेखीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ये भी आपने पढ़ा, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। फिर विलोपन विधि, और विलोपन विधि यानी एलिमिनेटिंग मेथड कहा जाता है उसको, तो उस मेथड को भी आपने देखा। अब यहाँ पर ये रैखिक समीकरण युग का जो वज्र गुणन विधि है, ये आपके सिलेबस की आखिरी विधि है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस विधि को समझते हैं, इसका कैसे उपयोग करना। थोड़ा सा अन्य विधियों से थोड़ा सा ये आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है, परंतु बहुत ही अच्छी विधि है जिसका ज़्यादा से अगर हम प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, तो इस विधि को जानना और समझना, प्रयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए कंडीशन भी वही पहले जैसे आपको बताया जा चुका कि a1 कैन नॉट यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब रियल नंबर्स हैं। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ये है कि a1 b1 एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं और a2 b2 भी एक साथ 0 नहीं हो सकते। अब यहाँ वो कंडीशंस को लिखा नहीं गया क्योंकि ये पहले से आपको कंडीशन मालूम है। अब हम क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर वज्र गुणन विधि के द्वारा इन्हें हल करने पर। देखिए, तो जब वज्र गुणन की विधि के द्वारा हम लोग इन्हें हल करते हैं तो किस तरीके से हल करते हैं, आइए उसको यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर x लिखा गया है, फिर -y और 1 लिख दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, ये एक लिखने का तरीका हो गया। इसे आप एक प्रकार से ट्रिक के जरिए याद करेंगे कि पहले क्या लिखना है, x लिख देना है, फिर इक्वल लगा देना है, फिर -y लिख देना है, फिर यहाँ पे इक्वल लगा देना है और फिर 1 लिख देना है। परंतु ध्यान रहे कि यहाँ पर तीनों पद, ये तीनों पद क्या हैं, LHS में है और RHS में क्या है, ओनली 0 है। ओनली क्या है, 0 है। दोनों ही समीकरणों में LHS में ही सब कुछ है, RHS में क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले x लिख देते हैं, फिर x के अपान में इस तरीके से 2 लाइन खींच करके अभी बता रहे हैं आगे क्या लिखना है उसको। फिर यहाँ पर -y लिख देते हैं और फिर यहाँ पर 1 लिख देते हैं और यहाँ पर दोनों स्थानों पर क्या है, इक्वल का साइन है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखना है, ये एक ट्रिक है जिसको समझना है आपको। तो देखिए, जैसे यहाँ x लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ x लिखा है तो x के नीचे हम क्या क्या लिखते हैं, इस प्रकार से 2 खड़ी लाइनें लिखते हैं, यानी ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। देखिए, ब्रैकेट आपका जो बिग ब्रैकेट लगता है वो इस तरीके से लगता है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है। आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे कि ये सारणिक का चिन्ह है, डिटर्मिनेंट का चिन्ह, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके डिटर्मिनेंट या सारणिक से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है केवल उसको ही ध्यान से आपको समझना है। तो केवल क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2 खड़ी लाइनें खींच रहे हैं, यहाँ पर भी 2 खड़ी लाइनें खींच रहे हैं, यहाँ पर भी 2 खड़ी लाइनें। इन दोनों लाइनों के मध्य में हमें कुछ लिखना है, इन दोनों के मध्य में कुछ लिखना है, इन दोनों के मध्य में भी कुछ लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसको आइए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर करना ये है कि जैसे हमने लिखा है x, तो x जब लिखा हमने तो x के नीचे इस प्रकार से 2 लाइनें खींच दी गई। अब x के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ b1 b2 c1 c2 लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप -y के नीचे आपका इस तरह के तरीके से यानी बटे का चिन्ह लगाया गया है यहाँ पर तीनों स्थानों पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, a1 a2 c1 c2, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, a1 a2 b1 b2। तो ये क्या है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है। फिर यहाँ पर देखिए एरो भी लगाया हुआ गया है इस तरीके से, हालांकि एरो लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक शुरुआत में आपको समझने के लिए ये चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो आइए फिर देखते हैं इसको। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ क्या किया गया, सबसे पहले x लिखा गया, x के बटे का चिन्ह लगाया गया, इस तरीके से 2 लाइनें खींच दी गई। अब इसके नीचे ये लिखना है, तो ये कैसे आया, इसको कैसे ही हम याद करेंगे। तो देखिए, इसको याद करना बहुत आसान है। जैसे कि हम x के नीचे लिख रहे हैं, x के नीचे हमें लिखना है, तो क्या लिखना है, उसके लिए आप x को ढक लेते हैं इस तरीके से। जब हमने x को ढक लिया तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, y के गुणांक दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीचे, और ये अचर पद दिखाई दे रहे हैं c1 c2। हम y को हटा देंगे तो क्या बचता है, यहाँ b1 b2, तो देखिए b1 b2, इधर से c1 c2। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है इनको। फिर इसी तरीके से -y हमने लिखा,
तो माइनस वाई के नीचे इस तरीके से दो लाइनों के बीच में जो लिखना है हमें, तो क्या लिखना है उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर माइनस वाई के नीचे लिख रहे हैं तो वाई वाले को हम इस तरीके से ढक लेंगे, आप अपनी आंगुलियों को से ढक सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, A1 A2 A1 A2 C1 C2 C1 C2, ठीक है। अब आइए इसमें देखिए 1 के नीचे कुछ लिखा गया है, तो वो कैसे लिखा गया है, तो 1 के नीचे जो कुछ लिखना है उसमें अचर पद को आप इस तरीके से ढक लेंगे। तो अचर पद को ढकेंगे, क्या बच रहा है, A1 A2 इधर B1 B2 ठीक है। तो आशा है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब देखिए क्या करना होता है आपको यहाँ पर, कि यहाँ गुणा करना है हमें। पहले क्या किसका गुणा करना, B1 का C2 के साथ में माइनस B2 का C1 के साथ में। इसी तरीके से यहाँ पर भी A1 का C2 के साथ में, फिर माइनस करके A2 का C1 के साथ में, फिर इसी तरीके से A1 का B2 के साथ में, फिर माइनस करके A2 का B1 के साथ में। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, फिर माइनस y अपॉन A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। और 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, या A2 B1 कहें या B1 A2 कहें, वो तो एक ही बात है, चूँकि इनका तो केवल आपस में गुणा करना है। तो किसी को भी हम पहले, किसी को भी बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, तो थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा याद करना, और बार बार मतलब भूल भी जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए आपको ये ट्रिक बताई जा रही है। अब यहाँ पर देखिए एक बात और भी बताना चाहेंगे कि जैसे आप अपनी बुक को देखेंगे, NCERT बुक देखेंगे या कोई अदर बुक देखेंगे, तो उसमें अलग अलग ट्रिक्स बताई गई हैं। वहाँ पर भी देखिए फार्मूला सेम वही चीज़ है, फार्मूला कहीं कोई अंतर नहीं चाहिए। यहाँ पर बताएगा, चाहे किसी भी बुक में बताएगा, फार्मूला वही है, मेन फार्मूला वही है, बस केवल उसको याद करने की ट्रिक्स जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो ट्रिक्स तो आप चाहे इससे जो यहाँ बताया जा रहा है उसको देखिए, या आपकी NCERT बुक में या फिर अदर किसी बुक में बताई जा रही है, तो वहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बात ये कहना चाहते हैं कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किसी एक ही ट्रिक को आप सीखेंगे। ध्यान दीजिए, आई रिपीट, किसी एक ही ट्रिक को सीखेंगे। एक से अधिक ट्रिक अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप आगे चल करके गलतियां करना प्रारंभ कर देंगे। तो केवल एक ही ट्रिक सीखिए, उसी ट्रिक से आप बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे ट्रिक का इस्तेमाल ना करेंगे, तो वो ट्रिक कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक प्रकार से बहुत ही गहराई में छप जाएगी, सेट हो जाएगी। तो वो फिर आपको कभी भी दोबारा भूलेंगे नहीं, उस विधि का इस्तेमाल करने में आप कहीं गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए इसी को देखते हैं फिर से आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लिखा था हमने x अपान B1 C2 माइनस B2 C1, फिर इक्वल करके माइनस y अपान A1 C2 माइनस A2 C1, और 1 अपान A1 B2 माइनस B1 A2 किया गया था, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कई बार लोगों को परेशानी होती है कि भाई ये माइनस वाई कहाँ है, इसका हम क्या करेंगे। तो आप चाहें तो कुल मिलाकर के इस माइनस जो अंश में लगा हुआ है उसको हर में भेज दीजिए, जो अंश में है वो कहाँ भेजेंगे, हर में। तो हर में भेजेंगे तो इसके ये माइनस का था तो ये पॉजिटिव हो गया, देखिए, और ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। और तो ये तो वैसे ही है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो हमने खैर माइनस वाले को ही लेकर के आगे बताया है आपको। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो केवल x को देखिए और इसको देखिए, बीच वाले को रहने दीजिए। तो x के अपान में है और ये है, तो ये अपान वाला इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऊपर क्या है, इसमें 1 है, तो 1 के साथ इसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो सब वही आ जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू क्या आ गई, B1 C2 माइनस B2 C1, यही चीज़ आ गई यहाँ पर। और अपान में क्या आ गया, ये यानी A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। इसी तरीके से y की बात करें अगर, तो देखिए y में हम चाहें तो ये ऊपर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो A1 C2 माइनस A2 C1 देख सकते हैं यहाँ पर आ गया।
ये जो ऊपर माइनस लगा हुआ था इसको चाहे आप नीचे लगा दीजिए, चाहे नीचे ऊपर लगा दीजिए, चाहे ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगा दीजिए, और नीचे वही सेम लिखा हुआ A1 B2 माइनस B1 A2। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो A1 B2 माइनस B1 A2 है डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यानी इसको अगर हम फिर से देखें ध्यान से तो ये दरअसल ये लिखा हुआ है, इसको हल करने पर यह प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। आप याद कीजिए कि एक कंडीशन किसकी कंडीशन आपको बताई गई थी, शुरुआत में 3 कंडीशन बताई गई थी। एक थी अद्वितीय हल की, एक थी आपकी अपरिमित रूप से अनेक हल की, और एक कोई हल नहीं की। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है अद्वितीय हल की। ध्यान कीजिए कि वहाँ लिखा हुआ था कि आपको कंडीशन क्या थी कि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ये है आपका अद्वितीय हल। और अगर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 हो जाता है तो वो हो जाती है आपकी सेकंड कंडीशन, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। और फिर थर्ड कंडीशन में है कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 एंड डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो वो थर्ड कंडीशन में है, यानी कि कोई हल नहीं। तो यहाँ पर इस विधि को हम यहाँ के आगे यानी कब तभी इस्तेमाल करते हैं इस विधि का जब हमें मालूम होता है कि इसमें क्या है, अद्वितीय हल है। यदि अद्वितीय हल नहीं है तो इस विधि का इस्तेमाल ही हम लोग नहीं करते। ठीक है, अब आइए उदाहरण के माध्यम से इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एक क्वेश्चन लिया जा रहा है वो आपकी एक्सरसाइज का ये 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे रैखिक समीकरण युग्म बताइए, यहाँ पर कई रैखिक समीकरण युग्म दिए गए इस तरीके से, तो आपको वो युग्म बताने हैं जिनमें क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो यानी अद्वितीय हल हो, नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं हो, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हो। ठीक है, तो इन कौन से रैखिक युग्म में किस प्रकार की कंडीशन लागू हो रही है ये आपको बताना है। इसी के साथ ही साथ आगे क्या कहा गया, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि आप इसमें चेक कर रहे हैं इनमें और किसी में यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है यानी अद्वितीय हल की स्थिति आ जाती है तो आप उसको फिर हल भी करेंगे, यानी हल करके किस विधि से हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि का इस्तेमाल करके उसको यानी वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करके उसे हल करना है और x y के मान भी ज्ञात करने हैं। अन्यथा की स्थिति में यानी कि कोई हल नहीं होने की स्थिति में और या फिर अपरिमित रूप से अनंत हल होने की स्थिति में, अनेक हल होने की स्थिति में आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाया जा रहा है। देखिए पहले कंडीशन में था जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। आप जानते हैं ये फर्स्ट और सेकेंड इसकी तुलना किससे करानी है, रैखिक समीकरण युग्म के जो व्यापक रूप है यानी कि स्टैंडर्ड रूप है यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 क्या हो गया, x का गुणांक यानी 1, b1 क्या हो गया y गुणांक यानी -3 और c1 क्या हो गया अचर पद आपका -3। इस तरीके से a2 क्या हो गया x गुणांक 3 और b2 क्या हो जाएगा आपका y गुणांक -9 एंड c2 क्या हो जाएगा अचर पद यानी कि -2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ a1 अपान a2 की बात की जाए तो 1/3 आ जाता है, b1 अपान b2 माइनस का 3 अपान -9 यानी 1/3 आ जाता है और c1 अपान c2 माइनस 3 अपान -2 यानी कि 3/2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पता क्या चल रहा है हमें कि a1 अपान a2 की वैल्यू 1/3 है और b1 अपान b2 की वैल्यू भी 1/3 है। तो ये दोनों इक्वल है लेकिन c1 अपान c2 इक्वल नहीं है। तो वही हमने लिखा कि सिंस यानी कि चूँकि a1 अपान a2 चूँकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। यानी कि इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब जब कोई हल नहीं तो आगे उसको हल भी हमें करके नहीं दिखाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं। एक पहला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से वैसे हम तुलना करेंगे तो a1 क्या हो जाएगा आपका 2, b1 क्या हो जाएगा आपका 1 और c1 क्या हो जाता है -5। इसी तरीके से a2 क्या हो जाता है 3,
B2 क्या हो जाता है 2 एंड C2 क्या हो जाता है -8 आ जाता है। A1/A2 करते हैं तो 2/3 आता है, B1/B2 1/2 आ जाता है, C1/C2 आपका आ जाता है -5/-8। तो खैर C1/C2 की तो बात ही करना आप चाहे ना भी ज्ञात करें, चूँकि आपको पहले से ही पता चल रहा है कि A1/A2 2/3 आ रहा है और B1/B2 आपका 1/3 आ रहा, सॉरी 1/2 आ रहा है। तो ये आपस में बराबर तो है ही नहीं, यानी अद्वितीय हल की स्थिति तो पहले से ही पता चल रही है। तो देखिए लिखना क्या है यहाँ पर कि सिंस, यानी कि चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव, यानी अब हम इसको वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करने जा रहे हैं। अब हल करके देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आता है, यानी x और y के मान क्या क्या आते हैं। तो देखिए अब आपको हल करने में ही थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, चूँकि ये यहाँ तक की जो प्रक्रिया थी वो आपको पीछे भी कहीं बताई जा चुकी है। तो यहाँ पर अब हम वज्र गुणन विधि जो आपको अभी फार्मूला बताया गया शुरुआत में, तो उसी का हम यहाँ उपयोग करते हैं। तो फार्मूला देखिए लर्न नहीं करना, केवल उसको का जो तरीका है लिखने का, केवल उस तरीके को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले करना क्या होता है, दोनों रैखिक समीकरणों को पहले x के पद, फिर y के पद और फिर अचर पद और इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा RHS में 0 ही होना चाहिए। जो भी तीनों प्रकार के पद हैं, चाहे x का पद हो, चाहे y का पद हो, चाहे अचर पद हो, वो आपके LHS में ही होने चाहिए। ठीक है, अब इसको, ये फर्स्ट एंड सेकंड आपके समीकरण थे। अब हम वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे, तो ध्यान कीजिए अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पर हम x लिख देते हैं x के अपान में, फिर यहाँ -y के अपान में, फिर यहाँ पर 1 के अपान में, यहाँ पर 2 स्थानों पर आपका इक्वल लगा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर हम 2 लाइनें खींच देते हैं इस तरीके से। उन लाइनों के बीच में के अंदर क्या लिखते हैं, तो आइए उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमें उस लिखना है। ठीक है, तो देखिए x के नीचे क्या लिखना है, आपको बताया गया था कि x वाले को ढक लीजिए। जब आप x वाले को ढकेंगे क्या बचता है आपके पास, ध्यान दीजिएगा y गुणांक 1 2, तो 1 2 फिर -5 -8 -5 -8 आ रहा। ठीक है, इसी तरीके से आप जब -y के नीचे लिखेंगे तो इसको ढक लेंगे, तो क्या बचता है 2 3 2 3 2 3 -5 -8 -5 -8। इसी प्रकार से जब अचर पद की बात आती है यहाँ पर, तो अचर पद की बात तो 1 अपान में हम क्या लिखते हैं, देखिए इसको ढक लीजिए आप, तो क्या बचता है 2 3 2 3 1 एंड 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आप देखा यहाँ पर कि कैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। वही तरीका, चूँकि आप याद करेंगे तो कहीं ना कहीं भूल जाएंगे या गलती हो सकती है, लेकिन इस तरीके से लिखने में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब आइए इसको करते क्या है आगे, तो लिखते हैं। देखिए हमने लिखा हुआ x अपान, अब कैसे मल्टीप्लिकेशन करना, 1 का -8 में, तो देखिए यहाँ पूरा हमने लिख करके भी दिखाया है आपको, 1 × -8, फिर माइनस करना है, माइनस देखिए करना ही करना है, तीनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसको मत भूलिएगा। तो 1 -8 माइनस फिर -5 × 2 कर दिया गया। इसी प्रकार -y अपान 2 × -8 -3 × -5 फिर 2 × 2 -1 × 3। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं क्या हल करने पर आता है। 1 -8 का मल्टीप्लिकेशन आपका -8 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 2 10 आ जाता है। यहाँ पर -8 2 16 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 3 15 आ जाता है, 2 2 4 एंड 1 × 3 आपका -3 हो जाता है। तो x अपान 10 -8 यानी कि 2 आ जाता है, -y अपान -16 प्लस 15 यानी कि -1 आ जाता है, और यहाँ पर 1 अपान 4 -3 है, 4 -3 यानी 1 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -y अपान -1 है, तो अंश हर जब दोनों में माइनस होते हैं तो उनको हम हटा सकते हैं, यानी y अपान 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, y अपान 1। अब आपको जैसे पहले भी बताया गया तो x अपान 2 है, यहाँ क्या है 1 अपान 1। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 अपान 1 के साथ में करेंगे तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए क्या बन गया, y अपान 1 बन गया, इक्वल में 1 अपान 1 है, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों का हमने हल किया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आप देखिए अपने प्रैक्टिस को करने के लिए ऐसी को अन्य 3 विधियां जो आप जानते हैं, आलेखीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड विलोपन विधि यानी एलिमिनेटिंग मेथड से भी सॉल्व करें और देखें
कि क्या उसमें भी यही उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आप चाहें तो इसका सत्यापन भी कर सकते हैं कि अपने को समीकरणों में इन वैल्यूज़ को रखें दोनों ही समीकरणों में, तो देखिए दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। एक ही क्वेश्चन कि आप विभिन्न प्रकार से उसको लगाएं, प्रैक्टिस करें तो बेहतर समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसा कि आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है जिसमें समीकरण दिए गए हैं 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। दूसरा है 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। फर्स्ट सेकंड ये हो जाएंगे। यहाँ पर a1 आपका हो जाता है क्या 3, b1 हो जाता है माइनस का 5 एंड c1 हो जाता है माइनस का 20, a2 हो जाता है 6, b2 हो जाता है आपका माइनस 10 एंड c2 हो जाता है माइनस का 40। a1 अपान a2 निकाल देते हैं, 3 अपान 6 यानी 1/2 आ जाता है। b1 अपान b2 यानी कि माइनस का 5 अपान माइनस का 10 यानी ये भी 1/2 आ जाता है। और c1 अपान c2 की बात करें तो माइनस 20 अपान माइनस 40 यानी कि वो भी 1/2 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों क्या है, बराबर हैं। तो हमने लिखा कि सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो आप जानते हैं कि किसकी कंडीशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमने लिखा देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। अब आइए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका क्वेश्चन जो है x माइनस 3y माइनस 7, ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा है आपके पास 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप तुलना करेंगे वैसे ही। तो a1 की वैल्यू 1 आ जाती है, b1 की वैल्यू माइनस का 3 आ जाती है, c1 की वैल्यू आपके पास माइनस का 7 आ जाती है, a2 की वैल्यू 3 आ जाती है, b2 की वैल्यू माइनस 3 आ जाती है, c2 की वैल्यू आपके पास माइनस 15 आ जाती है। ठीक है, अब a1 अपान a2 1/3 हो जाता है, b1 अपान b2 करेंगे तो माइनस 3 अपान माइनस 3 यानी 1 आ जाता है। c1 अपान c2 की कोई ज़रूरत नहीं, चूँकि a1 अपान a2 1/3 है जबकि b1 अपान b2 1 है, तो यानी ये पहले से बराबर नहीं। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमने क्या देखा, तो लिखा हमने कि सिंस a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल है तो आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि अद्वितीय हल की स्थिति में आपको क्या करना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्रगुणन विधि से हम हल करते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए सब वही तरीका है कि हम x y और अचर इस तरीके से क्रम में लिख लेते हैं और थोड़ा दूर दूर करके लिख लेते हैं, जिससे कि हमें गुणांक देखने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले x लिखा गया, यहाँ माइनस वाई लिखा गया, यहाँ 1 लिखा गया। ये तो वही तरीका है जो हर बार किया जाता है। इस तरीके से दो दो लाइन हमने नीचे खींची और बटे का चिन्ह भी लगाना है यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है, यहाँ कैसे लिखना है। तो इस संबंध में यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि x के नीचे जो लिखना है उसमें x वाले को ढक लेना है, y माइनस वाई के नीचे जो लिखना है उसमें माइनस यानी y वाले को ढक लेना है, और 1 के नीचे जो लिखना है उसमें अचर पद को ढक लेता है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, x वाले को ढक लेते हैं। जब x वाले को ढकते हैं तो क्या बचता है यहाँ पर, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 15 माइनस 7 माइनस का 15। ठीक है, फिर आप यहाँ देखिए जब माइनस वाई वाले को ढकना है तो उसको हमने ढक लिया इस तरीके से। क्या बचता है, 1 3 और माइनस 7 माइनस के 15 माइनस 7 माइनस के 15। ठीक है, और फिर आपका 1 अपान जब करेंगे तो आप अचर पद को ढक लेंगे, अचर पद को इस तरीके से ढक लेंगे। तो ढक लेंगे, क्या बचता है, 1 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, तो आसान है ये समझना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं, आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या किया जा रहा है। देखिए वैसे ही अब हमने यहाँ पर एरो नहीं लगाया है, क्योंकि एरो लगाना कोई कंपलसरी नहीं, ज़रूरी नहीं। आप बिना एरो के भी जैसा भी आपको समझ में आ जाता है। देखिए कई बार करने पर प्रैक्टिस हो जाती है, तो बार बार फिर वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो x का अपान में देखिए क्या करना है, माइनस का 3 का माइनस 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन होना है। तो माइनस 3 इंटू माइनस 15, फिर माइनस में माइनस 3 इंटू माइनस 7 हो जाएगा। फिर माइनस वाई अपान देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 15 माइनस 15 के साथ में, फिर यहाँ 3 और माइनस 7 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फिर यहाँ 1 अपान 1 इंटू माइनस 3 का हो रहा है, और 3 इंटू माइनस 3 हो रहा है। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए
15 3 45, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 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 यानी कि माइनस ही रहेगा, 7 3 21 आ जाता है, 1 इंटू माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 15 रह जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 3 21 आ जाता है, 1 इंटू माइनस 3 आपका माइनस 3 रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 9 आ जाता है। तो x अपान 45 माइनस 21 करेंगे तो कितना आ जाता है, 24 आ जाता है, एंड माइनस y अपान माइनस 15 प्लस का 21 करते हैं तो कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। और अगर हम 1 की बात करें तो 9 माइनस 3 बराबर क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस को चाहे आप नीचे ले आइए यहाँ पर, तो क्या बन जाता है, y अपान माइनस 6 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को देखेंगे, तो इन दोनों में आप देखिए क्या है, 1 अपान 6 इंटू, या मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इंटू 24 आ जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे आप कि जब यहाँ हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो माइनस का 1 अपान 6 इधर चला जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, -1 आ जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि x और y दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। तो इसी प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये मेथड आपको आएगा। चूँकि और एक बात कर पहले भी जो अभी बताया गया कि आप एक ही ट्रिक का इस्तेमाल करें, चाहे यहाँ पर बताई गई ट्रिक का, इस वीडियो में बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करें, या आपकी बुक में बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करें, या कहीं से भी जो भी आप ट्रिक सीखते हैं उसका इस्तेमाल करें, और उसी ट्रिक को बार बार इस्तेमाल करेंगे तभी आपको उस ट्रिक में लाभ होगा। उस ट्रिक को सीखने से उस ट्रिक को आप भूलेंगे नहीं। कई प्रकार के ट्रिक सीखने से कोई लाभ नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं उन सभी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझने के लिए अधिक से अधिक ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।